हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है लुई डूमा। भारत विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य को अपनाकर समाजशास्त्रीय योगदान देने वाले लुई डूमा के विषय में जानेंगे। लुई डूमा फ्रांसीसी मानवविज्ञानी और समाजशास्त्री थे और इन्होंने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था का अध्ययन किया और इन्होंने बहुत ही अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक दी होमो हायरार्किस, जिसके लिए इन्हें विशेष तौर पर जाना जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लुई डूमा के विषय में जानते हैं। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लुई डूमा से संबंधित इनकी पुस्तकें और अवधारणाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्री लुई डूमा का जन्म सन 1911 को फ्रांस के स्लोनोमिना शहर में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1998 में पेरिस में हुई थी। इनका पूरा नाम लुई चार्ल्स जीन ड्यूमोट था। तो जो इनका पूरा नाम है वो लुई चार्ल्स जीन ड्यूमोट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपना अध्ययन कार्य मार्शल मॉस के निर्देशन में प्रारंभ किया। इन्हें भारतीय विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य का प्रमुख समाज समर्थक के तौर पर जाना जाता है। तो ये भारतीय विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य के प्रमुख समर्थक रहे हैं, यानी जो भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ थे उनके अनुसार जो भारत में सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि थी, तो इस तरीके से उन प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पर ही इन्होंने अपना अध्ययन कर इन्होंने अपना समाजशास्त्रीय योगदान दिया है। लुई डूमा ने जाति संस्करण को अपने अध्ययन का आधार बनाया। तो जो जाति संस्करण, भारतीय समाज की जो जाति व्यवस्था है, उस पर ही इन्होंने अपना अध्ययन कार्य किया और इस पर इन्होंने इसी संबंध में इन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक होमो हायरार्किस, जो 1970 में इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी, इस पुस्तक के कारण इन्हें बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई, जिसका अर्थ संस्तरण या पदानुक्रम होता है। होमो हायरार्किस शब्द का मतलब होता है संस्तरण या पदानुक्रम। भारतीय जाति व्यवस्था तथा इसके विश्लेषण के लिए कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशलॉजी नामक पत्रिका का संपादन भी इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनके विषय में आगे जानकारी लेने से पहले इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में जान लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। सबसे पहली पुस्तक है ऑन इंडिविजुअल्स 1986 में, जिसमें प्रकाशित हुई थी, जिसमें इन्होंने भारतीय विद्याशास्त्र प्राचीन धर्म ग्रंथों को महत्व दिया है। तो इस पुस्तक में उन्होंने भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। दूसरी पुस्तक है द आइडियोलॉजी ऑलमंड, जो 1994 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडियन किंगशिप, जो 1954 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद चौथी पुस्तक है इनकी रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया 1970 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। लुई डूमा बहुमुखी प्रतिभा के धनी, संस्कृत, जर्मनी, हिंदी तथा तमिल भाषा का इन्हें ज्ञान था। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था और कई भाषाओं का ज्ञान होने के कारण ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अर्थात इनका पास बहुत ही अधिक ज्ञान का भंडार था। इन्होंने भारतीय समाज के संदर्भ में हिंदू धर्म में नातेदारी, जाति व्यवस्था, विवाह आदि का गहन अध्ययन किया है। आगे बढ़ते हैं और इनकी जो पुस्तक है होमो हायरार्किस, जो जाति संस्करण से संबंधित पुस्तक है, इसके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लुई डूमा के अनुसार भारतीय जाति व्यवस्था पवित्र तथा अपवित्र दो विरोधी तथा एक दूसरे पर निर्भर सांस्कृतिक तत्वों से बनी हुई है, जिसमें ब्राह्मण तथा अस्पृश्यक एक दूसरे के पूरक हैं। प्रतिष्ठा और शक्ति श्रम विभाजन का मुख्य आधार होता है। लुई डूमा अशुद्धता के दो भागों में बांटते हैं। तो इसके विषय में अभी हम बाद में समझते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि लुई डूमा ने जो अपनी पुस्तक होमो हायरार्किस दी है,
ये इस पुस्तक में इन्होंने जो जाति व्यवस्था भारत की बताई है तो वो किस प्रकार से इन्होंने बताई है। इन्होंने बताया है कि जो भारत की जाति व्यवस्था है ये दो विरोधी तत्वों पर आधारित है, सांस्कृतिक तत्वों पर आधारित बनी हुई है, जिसमें संस्तरण बना हुआ है। और जो 4 प्रकार की भारत में जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये सभी जातियां एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये निर्भरता इनकी श्रम विभाजन, प्रतिष्ठा और शक्ति के द्वारा बनी हुई है। यानी ये जो श्रम विभाजन है इसका आधार शक्ति, श्रम, प्रतिष्ठा है। तो इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं इस तरह से कि जो सबसे पहले है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है और ये वैश्य है और ये शूद्र है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त जाति होती है वो ब्राह्मण होती है, उसके बाद क्षत्रिय होती है, उसके बाद वैश्य होती है और शूद्र का सबसे निम्न स्थान है। तो ये जो जातियां हैं ये आपस में एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होती हैं, क्योंकि इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण जिस घर में रहता है उस घर में इत्तेफाकन या आकस्मिक किसी भी प्रकार से कोई गंदगी फैल जाती है, जैसे बाहरी जानवर आके मलमूत्र कर देते हैं या कोई कूड़ा कचरा फैल जाता है या वहाँ कोई पर्यावरणीय या किसी भी तरीके से संबंधित गंदगी फैलती है, तो वो इस गंदगी को साफ करने के लिए शूद्रों को अपने घर बुलाते हैं, जिसके द्वारा शूद्रों के द्वारा इस गंदगी को साफ कराया जाता है। और इसी तरीके से जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, कामकाजी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, वह वैश्य के द्वारा किया जाता है। और जो रक्षा से संबंधित कार्य होते हैं समाज के, वो क्षत्रियों के द्वारा किया जाता है। और ब्राह्मण सिर्फ शिक्षा देने का कार्य और पूजा, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह के कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जो ये जातियां हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा ऐसा हम कह सकते हैं कि जिसका जो कार्य है वो कार्य के आधार पर वो अपने अपने कार्यों को करता है। जैसे ब्राह्मण के घर गंदगी फैलने पर शूद्र को बुलाया गया, यदि उसको किसी भी खाद्यान्न या किसी भी आवश्यकता की ज़रूरत होती है तो वैश्यों के द्वारा किया जाता है, और अगर उसको सुरक्षा की ज़रूरत है तो क्षत्रियों के द्वारा किया जाता है। और ब्राह्मण क्या करता है कि इसके बदले शिक्षा देने का कार्य और पूजा पाठ और अनुष्ठान वगैरह करते हैं। तो इस तरीके से ये जो जातियां हैं वो एक दूसरे की पूरक हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और लुई डूमा से संबंधित अशुद्धता के विषय में जानते हैं कि इन्होंने जो अशुद्धता बताई है कि 2 प्रकार जो जाति व्यवस्था बताई है, वो जाति व्यवस्था में पवित्रता और अपवित्रता की बात की है कि जो शूद्र होते हैं ये अपवित्र होते हैं और ब्राह्मण जो होते हैं वो पवित्र होते हैं। तो लुई डूमा ने जो समाज में जाति व्यवस्था की बात की है उसमें इन्होंने अपवित्रता के 2 प्रकार बताए हैं कि अपवित्रता 2 प्रकार की होती है और जो पवित्र जाति होती है वो ब्राह्मण जाति होती है, अर्थात पवित्रता ब्राह्मणों को प्राप्त है। तो अब हम अपवित्रता के विषय में यानी अशुद्धता के विषय में जानते हैं, जो लुई डूमा ने बताया है कि अशुद्धता के 2 भागों में बांटा गया है। एक उन्होंने बताया है अस्थायी अशुद्धता। अस्थायी अशुद्धता के विषय में महिलाओं के मासिक धर्म प्रसव की बात इन्होंने की है, और दूसरा इन्होंने मृत्यु के समय की बात की है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार में एक अशुद्धता का समय चलता है, जैसे सूदक समय चलता है। तो और जो जब स्त्री मासिक धर्म में होती है तो वो भी अशुद्धता का समय होता है। तो इस प्रकार की अशुद्धता के विषय में बात करते हैं कि ये जो अशुद्धता होती है वो थोड़े समय के लिए होती है। और एक स्थायी अशुद्धता की बात करते हैं कि जो परिवर्तनशील नहीं है। लुई डूमा का मानना है कि स्थायी अशुद्धता जो होती है वो परिवर्तनशील नहीं है, जैसे निम्न कोटि का कार्य करने वालों की अस्थायी अशुद्धता होती है, जैसे जमादार
का कार्य करने वाले स्थायी अशुद्धता यानी शूद्र, या जानवरों का कच्चा मांस कच्चा खाल निकालने वाले लोग जो शूद्र होते हैं, तो ऐसी बात लुई डुमा कहते हैं कि ये स्थायी अशुद्धता है जो समाज में कभी परिवर्तित नहीं होती। तो इस प्रकार लुई डुमा दो प्रकार की अशुद्धता की बात करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और लुई डुमा कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था का सामान्य और व्यक्तिवाद से कोई लेना देना नहीं है, यह एक गैर बराबरी व्यवस्था है। लुई डुमा कहते हैं कि जो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था है वो सामान्य या व्यक्तिवाद से कोई लेना देना नहीं है, यानी इसमें व्यक्तिवादिता को कोई महत्व नहीं दिया जाता है और ये समाज में प्रकारात्मक रूप से बनी हुई है। तो इसमें गैर बराबरी की बात करते हैं लुई डुमा कि जो निम्न जाति यानी जो शूद्र जाति है वो उच्च जातियों की बराबरी नहीं कर सकती है और उच्च जातियां भी निम्न जातियों में नहीं आ सकती। जिसके जो कार्य हैं वो उन कार्यों को करता है। इस तरीके से समाज में सामाजिक संरचना यानी प्रकार्यात्मक व्यवस्था बनी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और विधि एवं सिद्धांत का नवीन दृष्टिकोण की बात करते हैं। विधि एवं सिद्धांत के नवीन दृष्टिकोण में लुई डुमा ने बताया है कि पश्चिम का समाज व्यक्तिवादी समाज है जबकि पूर्व का समाज संस्तरण पर आधारित है। इन्होंने कहा है कि जो पश्चिम का समाज है वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित समाज है, यानी अपनी आवश्यकताओं को अपने स्वार्थों को महत्व देता है, जबकि जो पूर्व का समाज है इसमें संस्तरण की व्यवस्था है, यानी कि जातिगत संस्तरण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो जाति पर आधारित है। इस प्रकार लुई डुमा ने पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इनका तुलनात्मक अध्ययन दो प्रकार का है, जिसमें इन्होंने पहला बताया है कि जाति की दृष्टि से गांव और सभ्यता की दृष्टि से जाति। तो जो गांव है उन गांवों में जाति संस्तरण यानी जाति व्यवस्था अधिक पाई जाती है और इस जाति व्यवस्था के कारण ही समाज में चार वर्ग अपने अपने कार्यों को करते हैं। आगे है सभ्यता की दृष्टि से जाति। इस अध्ययन के लिए भारत विद्याशास्त्री दृष्टि संरचनात्मक उपागम दोनों की बात कही है, जिससे डुमा जाति और वर्णों को पृथक करते हैं कि जो वर्ण होते हैं, जैसे सभ्यता की दृष्टि से जाति देखें तो पश्चिमी समाजों में हम देखते हैं कि सभ्यता अधिक होती है, यानी व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर उनमें जो कार्यों का विभाजन होता है वो संगठित होकर किसी कार्य को करते हैं और संगठित होकर ही अपने कार्यों को मनवाते हैं, समाज के द्वारा अपने कार्यों को मनवाते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। तो इस तरीके से भारत विद्याशास्त्री दृष्टि से संरचनात्मक उपागम दोनों की बात लुई डुमा ने की है कि जो भारतीय समाज है उसमें जाति को व्यवस्था माना जाता है और इसी वजह से जाति या अपने अपने कार्य को करती हैं और वर्णों को पृथक करती हैं। डुमा कहते हैं कि भारत की जाति व्यवस्था संस्करण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जबकि पश्चिमी के समाजों में समानता के खिलाफ पदक्रमानुक्रम, प्रदूषण के खिलाफ शुद्धता, शक्ति के खिलाफ स्थिति होती है, अर्थात आधुनिकता और समग्रवाद को मान्यता दी जाती है। तो डुमा कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ जाति व्यवस्था का संस्तरण यानी जाति व्यवस्था बनी हुई है और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जाति व्यवस्था को लेकर भारत में है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जाति व्यवस्था का भारत में है, जबकि अन्य समाजों में पश्चिमी समाजों में जाति व्यवस्था नहीं होती है। पश्चिमी समाजों में समानता को महत्व दिया जाता है
और जो पदानुक्रम की स्थिति होती है वो अपने अपने जो कार्य होते हैं उन कार्यों को संगठित रूप से करते हैं। और जो प्रदूषण के खिलाफ शुद्धता की बात है कि समाज में अगर किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्य हो रहा होता है या समाज में किसी भी कार्य को रोकना है तो एक साथ मिलकर संगठित होकर समाज को उस कार्य को हटाने का कार्य किया जाता है, यानी उस कार्य को बंद किया जाता है जिससे समाज में शुद्धता को लाया जा सके। अर्थात समाज में उन प्रकारों को महत्व दिया जाए जो समाज के लिए उपयोगी है। शक्ति के खिलाफ स्थिति होती है कि संगठित होकर पश्चिमी समाजों में कार्य किए जाते हैं और इस कारण ही पश्चिमी समाज अधिक विकसित समाज है। अर्थात पश्चिमी समाज आधुनिकता को अपनाते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ता है, आधुनिकता को अपनाता है और समग्रवाद को महत्व देता है जिसमें सभी के आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है। तो इस तरीके से लुई डुमा कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था है ये पूर्व के समाजों में है और पश्चिम के समाजों में समानता को महत्व दिया गया है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण समानता को महत्व दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ड्यूमा की जजमानी व्यवस्था की बात करते हैं। ड्यूमा की जजमानी व्यवस्था भी पदसंवैधानिक व्यवस्था में एक परंपरागत श्रम विभाजन है। इस प्रकार ड्यूमा प्रभु जाति की अवधारणा देते हैं जिसमें संरचनात्मक उपागम तथा दिए गए अध्ययनों की अनुभविक दृष्टि दोनों का प्रयोग करते हैं तथा सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं जिसमें जाति एवं व्यवसाय की प्रमुखता से विवेचन करते हैं। तो जो जजमानी व्यवस्था है, जजमानी व्यवस्था वस्तु गणना प्रणाली पर आधारित व्यवस्था होती है और जो जजमानी व्यवस्था है वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर नहीं, इसमें जो उच्च जातियां हैं उन जातियों को महत्व दिया जाता है, यानी जो उच्च जातियां होती हैं वो संपन्न जातियां होती हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त जातियां होती हैं और समाज में सबसे अधिक धनी जातियां होती हैं। तो वो जातियां होती हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिसमें सबसे उच्च स्थान ब्राह्मण को प्राप्त होता है जिसे जजमान कहा जाता है। तो ब्राह्मण को जजमान कहते हैं और इसी तरीके से समाज में ब्राह्मणों के द्वारा अन्य जातियों से कार्य करवाए जाते हैं। तो ब्राह्मण को इसीलिए जजमान कहा जाता है और ये प्रक्रिया भी पदसोपानिक होती है कि वो अपने कार्य के अनुसार अपने अपने कार्यों को, जातियां अपने कार्यों के अनुसार अपने अपने कार्यों को करती हैं। निम्न जातियां निम्न कार्यों को करती हैं, वैश्य व्यापार आर्थिक गतिविधियां और क्षत्रिय रक्षा का कार्य और ब्राह्मण जो उच्च जातियां होती हैं वो प्रतिष्ठा प्राप्त जातियां होती हैं और जिनको जजमान कहा जाता है। तो इस प्रकार से लुई डुमा कहते हैं कि जो उच्च जातियां होती हैं वो उच्च जातियों को ही प्रभु जाति कहा जाता है, जिनके पास अधिक संपन्नता होती है, प्रतिष्ठा होती है और राजनीतिक तौर पर भी इनको काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो संरचनात्मक उपागम तथा दिए गए अध्ययनों की अनुभविक दृष्टि दोनों का प्रयोग करते हुए लुई डुमा ने सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है जिसमें जाति एवं व्यवसाय को प्रमुखता दी है। यानी जाति जो व्यवसाय उनके परंपरा प्राचीन समय से चले आ रहे होते हैं उन व्यवसायों के द्वारा ही जाति का विभाजन। डिमोट कहते हैं कि पदक्रम जाति व्यवस्था का अनिवार्य मूल्य है। जो भारतीय जाति व्यवस्था है वो पदक्रमित व्यवस्था है और यह जाति व्यवस्था भारत का अनिवार्य मूल्य है। जाति के लिए उनका दृष्टिकोण मूल रूप से पुस्तकीय ज्ञान आधारित है, यानी जो इन्होंने जाति व्यवस्था बताई है अपनी पुस्तक होमो हायरार्कीज के माध्यम से वह पूर्णतः पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है और संरचनावादी है। उसके लिए जाति का पदक्रम प्रकृति में धार्मिक है और स्थिति और शक्ति के बीच अंतर को द्वारा चिन्हित है।
तो ड्यूमोट कहते हैं कि जो समाज में व्यक्ति को परिस्थिति प्राप्त है, यानी जन्म से जो परिस्थिति मिली हुई है, यदि वो ब्राह्मण में है यानी उच्च जातियों में है तो वो उच्च जाति के कार्य करेगा, और जो निम्न जातियों में है वो निम्न जाति के कार्य करेगा। और शक्ति और प्रतिष्ठा को महत्व दिया गया है कि जिसके पास अधिक प्रतिष्ठा है, शक्ति है, वो अन्य जातियों से के द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो इस तरीके से ड्यूमोट ने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर ही ये भारतीय जाति व्यवस्था के विषय में बताया है, और भारतीय धर्म ग्रंथों में इस जाति व्यवस्था के विषय में विस्तार से बताया गया है। किंतु जो वर्तमान समाज है, इस वर्तमान समाज में जाति के महत्व को कम किया गया है, अर्थात प्रत्येक प्रकार की जाति प्रत्येक कार्य के लिए स्वतंत्र है, यानी वो किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर सकती है अपनी इच्छानुसार। वो कार्य किसी भी क्षेत्र को लेकर हो सकता है, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सभी क्षेत्रों में सभी जातियों के पास समान अधिकार हैं अपने अपने कार्यों को करने के लिए, जिसके कारण ये जाति व्यवस्था भारतीय समाज में कम हो रही है। और धीरे धीरे जिस तरीके से देश विकसित हो रहा है, विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है, जाति व्यवस्था समाप्त हो रही है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने लुई डूमा से संबंधित जानकारी ली। वीडियो यदि अच्छी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।